So good morning, students. Uh, we are left with little part of morning. Okay, yeah. We are left with last part of this chapter, which is biological classification. ठीक है? Good morning, नीरज, दिव्यांशु, कुणाल, गोलू. Good morning. So we are left with this last part of this chapter. Okay. ठीक है. So last time we have started with lichen, right? Lichen. So I showed you what are these points. We have seen that lichen जो होता है, it is association between fungus partner as well as एस्कोलाइकन्स विसिडुअल लाइकन्स. लास्ट टाइम हमने नोट्स भी बनाए कि एस्कोलाइकन्स क्या होते हैं, विसिडुअल लाइकन्स कौन से होते हैं, राइट? एनीवेज, देन वी हैव सीन द लाइकन्स जो होते हैं ये पेरिनियल होते हैं. पेरिनियल का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स विच लिव फॉर मोर देन 2 सीजन्स, राइट? यस्टरडे वी हैव सीन कि एनुअल क्या होता है. एनुअल 1 ईयर, राइट? एनुअल जो होता है 1 ईयर, उसके बाद बायनियल आता है 2 ईयर्स और पेरिनियल आता है मोर देन more than 2 years. Then we call it perennial. ठीक है? Annual, biennial and perennial. तो yesterday I showed you this. ठीक है? उसके बाद grow in most inhospitable area. इसका मतलब भी हमने समझा. Inhospitable का मतलब क्या होता है? It is extreme, right? Extreme areas में आप अगर देखो तो अपने lichens जो है they grow. ठीक है? जैसे बैरन रॉक्स, आइसी टुंड्रा एज वेल एज ट्री बाग पे भी ये ग्रो करते हैं. तो ट्री बाग पे ग्रो करेगा तो इसे क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज कॉर्टिकल्स, राइट? गुड मॉर्निंग अभिषेक, कुमार चंदन, गुड मॉर्निंग. ओके. ऑल्सो यू कैन सी दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन. तो लास्ट टाइम जो है मैं यहाँ पे रुका हुआ था. दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन, राइट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? लेट अस सी. दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन. इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है लाइकन, राइट, ये सेंसिटिव होते हैं, sensitive to SO2 pollution, right? SO2 pollution मैंने आपको ये समझाया था लास्ट टाइम. तो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो होता है, SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? तो सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन के लिए बेटा जो है ये सेंसिटिव होता है. दैट मीन्स इफ देयर इज ए presence of sulfur dioxide inside the air, right? एयर के अंदर अगर सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है, एयर के अंदर अगर सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा तो क्या होगा? ये जो लाइकिन है इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. ठीक है? एयर के अंदर अगर सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, याद रखना, तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है? एक एयर पोल्यूटेंट है. ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है? इट इज एयर पोल्यूटेंट, राइट? इसलिए आप अगर देखो तो यहां पे हमने लिखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इसका जो है सिग्निफिकेंस,
या कह लो कि सिग्निफिकेंस क्या है। अब सिग्निफिकेंस जब देखेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, अर्ली कॉलोनाइजर्स। अर्ली कॉलोनाइजर्स का मतलब क्या है उसे मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो ताज़ा ताज़ा हमने समझा है एयर पोल्यूशन, राइट। एयर पोल्यूशन में देखते हैं। एयर पोल्यूशन में मैंने आपको समझाया था कि लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस डू नॉट ग्रो वेल in presence of SO2 pollution, right? SO2 pollution है ना। लाइकेंस जो होते हैं lichens they do not grow well when there is सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन रहेगा तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है। अब ये चीज हमें क्या दर्शाता है कि जहां जहां पे एयर का पोल्यूशन रहेगा वहां पे लाइकन नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं एयर की क्वालिटी, किसी एरिया के एयर की क्वालिटी इस बात से माप सकता हूं कि वहां पे लाइकन कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि समस्तीपुर में जो है लाइकन बहुत कम है, राइट। लाइकन्स जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे ट्रीज पे पाए जाते हैं, राइट। लाइकन्स बेटा कहाँ पे पाए जाता है, जैसे ट्री पे पाए जाएंगे लाइकन्स, ठीक है। ट्री पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लाइकन, है ना। ट्री के बार्क पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। और मान लेते हैं ये ट्री जो है इस पे समस्तीपुर में लाइकन की कमी है, राइट। लाइकन जो है ट्री पे बहुत कम है। अगर लाइकन कम अगर समस्तीपुर के ट्रीज में है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमें दर्शाता है कि समस्तीपुर का जो एयर क्वालिटी है ये पोल्यूटेड है ना। एयर क्वालिटी पोल्यूटेड है क्योंकि लाइकन का घनत्व ना होना या लाइकन का कम होना ये दर्शाता है कि देयर इज ए लेस डेंसिटी ऑफ लाइकन्स, है ना। लाइकन्स का कमी होना समझाता है कि यहाँ पे एयर का पोल्यूशन जो है, राइट। तो लाइकन डू नॉट ग्रो वेल इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 पोल्यूशन, सो लाइकन्स serve as air pollution indicator, right? Air pollution indicators. Is this clear? तो लाइकन जो है ये एक एयर पोल्यूशन इंडिकेटर का बेटा जो है यहाँ पे काम करेंगे। दिस इज क्लियर। इसका मतलब लाइकन को मैं एक इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मोस्टली कौन सा, SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर, राइट। कौन सा पोल्यूशन इंडिकेटर, ये वाला, राइट। SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर। इज इज क्लियर। तो ये पहला बहुत ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है डाइस, ठीक है। अब डाई के बारे में आप अगर देखोगे तो आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा, राइट। लिटमस, है ना। लिटमस के अंदर एक डाई इस्तेमाल होती है, राइट। आपने देखा होगा कि ये किस प्रकार की डाई रहती है, राइट। ये ब्लू कलर की डाई रहती है, राइट, है ना। ब्लू कलर की जो डाई रहती है किसके अंदर, लिटमस के अंदर। लिटमस क्या होता है, एक प्रकार का एसिड बेस इंडिकेटर है, राइट। एक प्रकार का एसिड एंड बेस, एक प्रकार का बेटा जो है ये एसिड एंड बेस इंडिकेटर है, राइट। एसिड एंड बेस इंडिकेटर है लिटमस, राइट। तो
मान लेते हैं कि ये लिटमस का डाई ब्लू कलर का है। अब बेसिकली ये डाई जो होता है ये कहाँ से डिराइव होता है? द डाई इज डिराइव फ्रॉम लाइकेन, है ना। डाई जो होता है इज डिराइव फ्रॉम whom? फ्रॉम लाइकेन्स। इस डाई को जो है क्या कहा जाता है? दिस डाई इज नोन एज ओरिसिल, राइट। डाई को ओरिसिल कहा जाता है। और ये जो है कहाँ से डिराइव होता है? लाइकेन से डाई डिराइव होता है। इज दिस क्लियर? डाई इज नोन एज ओरिसिल एंड इट इज डिराइव फ्रॉम होम? लाइकेन। ओके, आगे देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे रोसेला टिंक्टोरा, राइट। रोसेला टिंक्टोरा एक लाइकेन है, राइट। रोसेला टिंक्टोरा इफ यू सी एक लाइकेन है जिससे जो है ओरिसिल ये डाई क्या किया जाता है? डिराइव किया जाता है। और यही ओरिसिल डाई जो बेटा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लिटमस में इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पीएच इंडिकेटर। एसिड बेस का मतलब बेसिकली क्या है? पीएच इंडिकेटर, राइट। पीएच इंडिकेटर, राइट। पीएच इंडिकेटर के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। इज दिस क्लियर? तो दो चीजें हमने देख ली। एक हमने क्या देखा? एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। दूसरा डाइस, मैंने आपको समझाया डाई बनाई जाती है, डिराइव होती है किससे? आपके लाइकेन से। उसे हम क्या कहते हैं? डाई को क्या कहते हैं? ओरिसिल कहते हैं। एग्जाम्पल है रोसेला टिंक्टोरा, इससे जो है ओरिसिल डिराइव्ड होती है और ये लिटमस सॉल्यूशन में इस्तेमाल की जाती है जो कि पीएच को इंडिकेट करता है, एसिड बेस इंडिकेशन करता है। ओके, नेक्स्ट अर्ली कॉलोनाइजर्स। सो ये हमें समझना है कि अर्ली कॉलोनाइजर्स का मतलब क्या है। अब देखा जाता है कि एक प्रोसेस होता है अर्थ पे जिसे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं एक प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को सक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। अब सक्सेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक मेरे पास वीरान जगह है। वीरान ऐसी जगह है जहां पे ट्रीज, कोई भी ट्री नहीं ग्रो कर सकती, कोई भी प्लांट नहीं ग्रो कर सकता है, राइट। तो ऐसी जगह जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऐसी वीरान जगहों को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे वीरान जगहों को हम बैरन एरिया कहते हैं। बैरन का मतलब क्या होता है? वीरान जगह, राइट। अब वीरान जगह मान लेती है कि हमारे पास जो है इट इज रॉक, राइट। मेरे पास एक रॉक है, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि मेरे पास एक रॉक है, राइट। अब रॉक जो है इसे हम बैरन कहते हैं, है ना। बैरन, ये बैरन रॉक है। अब ये बैरन रॉक क्यों है? क्योंकि बैरन रॉक इसलिए क्योंकि यहां पे जो है कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकता है। वेजिटेशन का मतलब क्या है? प्लांट्स, राइट। No vegetation can grow. No vegetation can grow. ठीक है। तो ऐसी एरिया जहां पे कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकता है, ऐसी एरिया को हम क्या कहते हैं? बैरन एरिया कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिया है एक रॉक। रॉक पे आप अगर देखो तो कोई भी ग्रो नहीं कर रहा है, राइट।
लेकिन आगे आगे आप देखो, एक रॉक जो है बेटा, रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रॉक अगर आगे जाके देखो तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू rock will get converted into a forest, right? जहां पे रॉक था वहीं पे आगे जाके क्या बनेगा? वहीं पे आगे जाके क्या बनेगा बेटा? वहीं पे आगे जाके you will get what is called as nothing but forest, right? ओके, अब रॉक से फॉरेस्ट तक का सफर जो है, राइट, रॉक से फॉरेस्ट तक का सफर जो है, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। कितने? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं, राइट? सक्सेशन ऑन रॉक कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? रॉक से फॉरेस्ट तक का सफर तय करने के लिए सबसे पहले कोई तो यहां पे आएगा, है ना, कोई तो यहां पे आएगा जो कि रॉक से फॉरेस्ट बनने का सफर शुरुआत करने के लिए मदद करेगा, राइट? कोई तो आएगा जो रॉक से फॉरेस्ट कन्वर्ट होने के सफर को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इस सफर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आता है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है लाइकेन, राइट? इस ऑर्गेनिज्म का बेटा नाम क्या है? इट इज इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रहेगा? इट इज लाइकेन। तो सबसे पहले इस रॉक पे जो कोई आएगा, राइट, क्योंकि रॉक पे आप अगर देखो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, तो यहां पे घास फूस कोई ग्रो नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे पहले आएगा कौन? इट इज लाइकेन, ठीक है, लाइकेन आएगा। इसलिए आप अगर देखो यहां पे पीछे लिखा क्या गया है? अर्ली कॉलोनाइजर्स। अर्ली कॉलोनाइजर्स मतलब अर्ली जो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। कॉलोनाइजर्स का मतलब क्या है? द वंस विच ग्रो एट अर्ली स्टेजेस। इसलिए लाइकेन को क्या कहा गया है? अर्ली कॉलोनाइजर्स, है ना। तो लाइकेन सबसे पहले क्या करेगा? लाइकेन्स जो है वो रॉक पे ग्रो करेगा। धीरे धीरे आप अगर देखो आगे, ठीक है, तो रॉक में धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? रॉक जो है वो उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि लाइकेन उस पर ग्रो कर रहा है। तो लाइकेन क्या कर रहा है? बहुत सारा एसिड इस पर रिलीज कर रहा है, तो रॉक धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्रैक में धीरे धीरे जो है कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, है ना, जैसे ऐसे, राइट? और इन दूसरे ऑर्गेनिज्म को मॉसिस कहा जाता है, राइट? इन्हें मॉसिस कहा जाता है ना। मॉसिस के बाद ये रॉक, मॉसिस ग्रो होने की वजह से रॉक फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, राइट? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो है बड़े बड़े ग्रासेस आना स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े ग्रासेस आना स्टार्ट करेंगे, राइट? नेक्स्ट क्या आएगा? ग्रासेस। ग्रासेस, उसके बाद हर्ब्स आएंगे, उसके बाद श्रब्स आएंगे, सॉरी, ग्रासेस के बाद श्रब्स आएंगे, राइट?
उसके बाद क्या आएगा, ट्रीज, और ट्रीज कहाँ पे पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये एक सफर होता है ना, जिसके लिए हजारों साल लगते हैं। मतलब एक रॉक को फॉरेस्ट में, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे फॉरेस्ट बनने का प्रोसेस जो है, उसमें सबसे पहला, जहाँ पे कोई ग्रो नहीं कर सकता है, मतलब बैरन एरिया के अंदर, वहाँ पे सबसे पहले अपना लाइकन ग्रो करता है, राइट। इसलिए लाइकन को बेटा क्या कहा जाता है, इट इज अर्ली कॉलोनाइजर, अर्ली कॉलोनाइजर, राइट। तो इस प्रोसेस को, जिसे हमने सक्सेशन कहा इन रॉक, इस प्रोसेस को शुरुआत कौन करता है, शुरुआत लाइकन करता है। इसका मतलब लाइकन अगर शुरुआत नहीं करता तो शायद हजारों साल बाद फॉरेस्ट ना बनता। इज दिस क्लियर? तो इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पे, अर्ली कॉलोनाइजर्स का। आई होप कि ये आपको याद रहेगा। ओके, ZXL शेड। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बायो में जो है हम सेकेंड चैप्टर पे है, राइट। वी हैव स्टार्टेड, वी डिड और लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड किया है हमने, और दिस इज सेकेंड चैप्टर, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर जो है अपना, इट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वी आर वेल अहेड एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर, क्योंकि लाइकन आप देखो, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट बेटा, ठीक है। अगर आपने कुछ मिस आउट किया है तो मैंने जो है सभी वीडियोस जो है अपने प्लेलिस्ट में एडेड है बेटा, ठीक है। आप देख सकते हो उन वीडियोस को, और उस वीडियोस में कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। एनीवेज, तो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया। अर्ली कॉलोनाइजर्स का मतलब क्या है, राइट। एक रॉक था जहाँ पे कोई नहीं ग्रो कर रहा था, लाइकन आया, लाइकन ने इस मुहिम को शुरुआत की, इस प्रोसेस को शुरुआत किया, इसलिए लाइकन को मैंने अर्ली कॉलोनाइजर मतलब जो बस्ती बसाता है, राइट। कॉलोनी का मतलब क्या होती है, बस्ती, राइट। एनीवेज, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ओके, एनीवेज, यहां तक आई होप कि सबको समझ में आया। ये चीज आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पार्ट जो है, एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, राइट। एनसीईआरटी में बेटा जो है इसको डिटेल में नहीं समझाया है, लेकिन फिर भी इस पार्ट को देखना जरूरी है, ठीक है। अब ये पार्ट कौन सा है, इट इज ए माइकोराइजा। अभी अभी हमने लाइकन देखा, एक लाइकन क्या था, एक एल्गे विथ फंजाई था, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है इट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा आप अगर देखो, माइको का मतलब होता है फंगल, राइजा का मतलब होता है रूट्स, राइट। एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट क्या हो सकता है, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। बेनिफिट्स टू पार्टनर हम देखेंगे। एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा, ये भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे रूट है माइकोराइजल फंगस, इसमें प्रेजेंट है, देखो माइकोराइजल फंगस, ये वाला, राइट। ये फंगस है और ये रूट है, राइट। रूट किसका हो सकता है, जिम्नोस्पर्म्स, स्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स, राइट। फंगर आर्बेस्कल इंटरेक्टिंग विद रूट सेल्स। हाँ, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया, बेसिक चीज है। अब मैं आपके आगे बढ़ता हूं, बेनिफिट्स टू द पार्टनर्स। देखा जाता है कि जैसे लाइकन में दो पार्टनर्स थे, राइट। यहां पे भी कितने, दो पार्टनर्स है बेटा। यहां पे पार्टनर कौन कौन सा है, यहां पे एक फंगल पार्टनर है, फंगल पार्टनर है, और दूसरा पार्टनर जो है, दूसरा पार्टनर कौन सा है, इट इज हायर प्लांट्स, राइट। हायर प्लांट रूट, हायर प्लांट रूट, राइट। अब बेनिफिट्स देखो क्या मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंगल, है ना।
फंगल जो पार्टनर होता है वो बेसिकली क्या करता है, देखो फंगल पार्टनर, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, राइट, इट इज हेटेरोट्रॉफिक। आई होप कि सभी बच्चा पता है, सभी बच्चों को पता है कि फंगस हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक तो नहीं होते, राइट। हेटेरोट्रॉफिक होएगा तो ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर सकता है, राइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, है ना। सॉइल से ये क्या करेगा बेटा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करेगा, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, सल्फर, इन सब का ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इनका एब्जॉर्प्शन हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ना, सरफेस एरिया of absorption, increase surface area of absorption, okay, it increases surface area of absorption, है ना। मतलब प्लांट एक हद तक एब्जॉर्ब कर पा रहा था लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, तो फंगस क्या करेगा, फंगस इस एब्जॉर्प्शन के सरफेस को सॉइल में क्या करेगा, बढ़ाएगा। जैसे देखो यहाँ पे फंगल ने क्या किया है, प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है और अपना जो है हाइफे यहाँ पे डाला है, तो इसकी वजह से हर एक जगह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाया है, राइट, सरफेस एरिया को यहाँ पे बेटा क्या किया है, सरफेस एरिया को बढ़ाया है। साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन करता है इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, है ना। इज इज क्लियर। तो जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सब का एब्जॉर्प्शन करेगा। हायर प्लांट क्या करता है, देखो हायर प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है, राइट, इट इज ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो सबसे पहले आप अगर देखो तो प्लांट के अंदर बेटा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट जो है फंगस को क्या दे पाएगा, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस क्योंकि करेगा, ऑटोट्रॉफिक है, तो ये प्लांट जो है क्या करेगा, शुगर्स, है ना, शुगर्स, रेडीमेड शुगर्स क्या करेगा, देगा। है ना, प्लांट के अंदर रेडीमेड शुगर्स होंगे। अब ये शुगर्स बनते कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्लांट क्या करेगा, ये रेडीमेड शुगर्स फंगस को देगा। साथ ही साथ प्लांट के रूट के अंदर क्योंकि फंगस रह रहा है तो इसे शेल्टर मिलेगा। शेल्टर मतलब प्लेस टू लिव, राइट, प्लेस टू लिव। जैसे आप देखो यहाँ पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब ये सभी जो चीजें हैं, राइट, फोटोसिंथेसिस, रेडीमेड शुगर्स एज वेल एज शेल्टर। फोटोसिंथेसिस करेगा तो रेडीमेड शुगर बनेंगे और साथ ही साथ शेल्टर, ये दोनों चीजें जो है प्लांट फंगस को देता है, जबकि फंगस जो है ये सभी चीजें, राइट, ये किसे देगा, प्लांट को देगा। तो ये आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जहाँ पे प्लांट फंगस को हेल्प करता है और फंगस जो है बेटा किसे, प्लांट्स को हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट्स को फंगस कैसे हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, साथ ही साथ सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। इज इज क्लियर, ओके। तो ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, राइट, या बेनिफिशियल एसोसिएशन है। ये एक कौन सा एसोसिएशन है, इट इज बेनिफिशियल एसोसिएशन। ओके, अब यहां पे आप अगर देखो तो माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टोमाइकोराइजा, एक रहता है बेटा एंडोमाइकोराइजा। दैट इज वन एक्टोमाइकोराइजा एंड अनदर दैट इज एंडोमाइकोराइजा। What is the meaning of this? We need to understand. अब
इसका मीनिंग समझने के लिए आपको जो है कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है, बेसिक्स पता होनी चाहिए रूट के। अगर ये समझ लिया आपने तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि एंडोमाइकोराइजा क्या है और एक्टोमाइकोराइजा क्या है। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि फंगल पार्टनर और मतलब हायर प्लांट पार्टनर जो है एक दूसरे को क्या देता है। हायर प्लांट्स फंगस को शुगर्स देगा जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये बनाएगा, साथ ही साथ ये शेल्टर रहने के लिए जगह देगा फंगस को। वहीं पे फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साथ ही साथ सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन रूट का मतलब रूट के साथ एसोसिएट होकर ये क्या करेगा, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लांट को बढ़ाएगा। इसलिए प्लांट ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्या कर पाएगा बेटा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा, व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा। ओके, लेट अस सी व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा, व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा। बेसिकली बेटा यहाँ पे जो है एक्टोमाइकोराइजा, आजकल ये टॉपिक्स नहीं आते हैं नीट में, ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। तो सर अगर नहीं आते हैं तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, राइट बेटा। इसके पढ़ाने के पीछे जो है बहुत एक अच्छा सा रीज़न छुपा हुआ है। अब ये रीज़न कौन सा है छुपा हुआ, कि इसके बहाने जो है आपको एक रूट की एनाटॉमी का कुछ पार्ट यहाँ पे समझने मिलेगा, राइट। हम आगे जाके एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। कौन सा चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रूट की एनाटॉमी क्या होती है, मतलब अंदर से रूट के लेयर्स कौन कौन से होते हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। लेकिन वो पढ़ने से पहले यहाँ पे एक ब्रशअप मिल जाएगा आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा कि कैसे एक रूट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसके बहाने, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा के बहाने। ओके, सो लेट अस सी कि ये होता क्या है। जैसे देखो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल बेटा जो है एक रूट है, राइट, मेरे पास एक रूट है ऐसे, राइट, और रूट के जो है ऐसे हेयर्स होते हैं, राइट, इन्हें रूट हेयर कहा जाता है, राइट। आई हैव ए रूट, ठीक है, और ये रूट हेयर्स है, ठीक है। अब मान लो कि इफ आई कट द रूट लाइक दिस, है ना, हमने क्या किया, रूट को ऐसे कट किया। तो रूट को जब हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बेटा एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा, राइट। राइट, लाइक दिस, राइट। ध्यान से देखो, रूट को कट करने के बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मिला। इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन, ना। रूट था, रूट को हमने कट किया तो रूट का क्या मिलेगा, हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा। उसी क्रॉस सेक्शन को जब मैं देखता हूं तो मैं बेसिकली क्या देख रहा हूं बेटा, एनाटॉमी देख रहा हूं, है ना। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है रूट का, ठीक है। अब इस रूट के सेक्शन में क्या क्या होता है आपको देखना चाहिए। मतलब एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा के वजह से, राइट, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा तो बहाना है, हम यहाँ पे कुछ पार्ट जो है एनाटॉमी का पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है, राइट, रूट का। तो रूट के क्रॉस सेक्शन में देखो क्या क्या पाया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे रूट का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे जो है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सबसे पहले तो बाहर आपने देखा होगा, राइट, ये क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स। ध्यान से देखना, सबसे पहला जो
क्रॉस सेक्शन में लेयर होता है, इसे बेटा क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, है ना। एपिडर्मिस के आप अंदर देखो तो बेसिकली क्या रहता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये जो लेयर रहता है, राइट, इस लेयर को बेटा कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये वाला जो लेयर रहता है इट इज नोन एज कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स पाया जाता है। ठीक है। सो ये एरिया जो है इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। दूसरे कलर से लिख देता हूं, दिस नोन एज कॉर्टेक्स। ठीक है। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, एपिडर्मिस के अंदर और एंडोडर्मिस के बाहर। एपिडर्मिस के अंदर और एंडोडर्मिस के बाहर, राइट। एपिडर्मिस के अंदर और एंडोडर्मिस के बाहर बेटा जो लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है। अब कॉर्टेक्स के अंदर आप अगर देखो तो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स। एक रहेगा फ्लोएम, एक रहेगा फ्लोएम, और सबसे अंदर जो है इट इज जाइलम, राइट। तो ये बेसिकली जो है बेटा एक क्रॉस सेक्शन रहता है एक रूट का। अब समझते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा क्या है। एक्टोमाइकोराइजा में होता क्या है कि आपका जो फंगस है, राइट, फंगस जो है इट स्टार्ट टू ग्रो इन द कॉर्टेक्स। बेटा ये फंगस कहां पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, कॉर्टेक्स में ग्रो करना स्टार्ट करेगा। Fungus will start to grow in the cortex. ठीक है, ध्यान से देखो, फंगस यहां पे कहां पे ग्रो कर रहा है, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में क्योंकि फंगस ग्रो कर रहा है यहां पे, ठीक है, ये सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, राइट। You can see that फंगस कहां पे ग्रो कर रहा है, कॉर्टेक्स में। डू नॉट पेनिट्रेट इनसाइड कॉर्टेक्स, इनसाइड कॉर्टेक्स सेल, मतलब ये आउटसाइड कॉर्टेक्स सेल रहता है, राइट। आउटसाइड कॉर्टेक्स सेल्स रहता है। तो आउटसाइड कॉर्टेक्स सेल्स रहेगा, तो आउटसाइड कॉर्टेक्स सेल रहेगा, तो इसे एक्टोमाइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहा, एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड कॉर्टेक्स सेल रहेगा तो इट इज नोन एज व्हाट, एक्टोमाइकोराइजा। इज दिस क्लियर,
ओके, तो एक्टोमाइकोराइजा में आप अगर देखो तो एक जाल जैसे बनाता है, राइट, इसे हर्टिग नेट कहा जाता है एक्टोमाइकोराइजा, क्योंकि एक एक नेट जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। तो इसे इसलिए एक्टोमाइकोराइजा को जो बेटा है इसे इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, हर्टिग नेट। इट इज नोन एज हर्टिग नेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, ओके, इफ यू सी द एग्जाम्पल इसका, इट इज पाइनस, पाइनस के अंदर पाया जाता है, राइट, पाइनस के अंदर पाया जाता है। और फंगस जो है का एग्जाम्पल है बोलेटस, बोलेटस, ठीक है। पाइनस एक क्या बेटा, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है प्लांट, राइट, पाइनस इज ए जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिसके अंदर यू विल सी व्हाट, जिसके अंदर एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। दूसरा जो है इट इज एंडोमाइकोराइजा, ठीक है, एंडोमाइकोराइजा। नाउ व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा, इफ यू सी, सेम चीज, रूट का स्ट्रक्चर, रूट के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, राइट, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, ठीक है, दैट इज कॉर्टेक्स। तो फिर से रिपीट करते हैं, यहां पे मेरे पास सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर है कॉर्टेक्स, राइट, एपिडर्मिस के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर व्हाट इज दैट, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर बेटा क्या है, एंडोडर्मिस। ये लेयर्स बताने के लिए ही मैंने ये पार्ट आपको समझा रहा हूं, राइट, ताकि आप थोड़े फेमिलियर हो जाओ इन वर्ड्स से, ठीक है। उसके बाद अंदर रहेगा फ्लोएम और उसके अंदर सबसे अंदर रहेगा जाइलम, ओके। अब एंडोमाइकोराइजा क्या होता है इसे समझते हैं। एक्टोमाइकोराइजा तो आई होप कि सबको समझ में आया। एंडोमाइकोराइजा में भी आप अगर देखो तो कॉर्टेक्स के बीच में जो सेल्स होते हैं वहां पे आपका फंगस आएगा, राइट, कॉर्टेक्स के बीच में, एग्जैक्टली लाइक एक्टोमाइकोराइजा ये भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, राइट, फंगस ग्रो करना स्टार्ट करेगा लाइक दिस, ओके। सो कॉर्टेक्स के अंदर आपने देखा कि कॉर्टेक्स सेल के बीच में है ना, बीच में इसका मतलब इंटरसेलुलर स्पीसीज के अंदर जैसे यहां पे था, तो सेल्स के बीच में जो स्पीसीज होते हैं उसे क्या कहा जाता है, इंटर सेल्युलर स्पीसीज। इंटरसेलुलर स्पीसीज के अंदर किसने ऑक्यूपेशन लिया है, देयर इज ऑक्यूपेशन ऑफ फंगस। इंटरसेलुलर स्पीसीज में बेटा कौन है, फंगस है, अच्छी बात। ये तो एक्टोमाइकोराइजा में भी था जिसे हमने हर्टिग नेट कहा, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है,
इसमें स्पेशल देखा जाता है कि फंगस जो है ये इंटरसेलुलर स्पीसीज में तो रहता है, लेकिन सेल्स के अंदर भी क्या करता है, सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट करता है। ठीक है, याद रखना, इस सेल्स के अंदर भी क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। कौन सी सेल्स, कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर भी बेटा ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। और पेनिट्रेट करने के लिए कुछ ऐसे एक्सटेंशन बनाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इन्हें वेसिकल्स और अर्बस्कल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें वेसिकल्स और अर्बस्कल्स कहा जाता है। इसलिए इस माइकोराइजा को जो है, एंडोमाइकोराइजा को और एक नाम दिया गया है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, वेसिकल्स और अर्बस्कल्स बनाते हैं। और ये कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर क्या करेंगे बेटा, पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप अगर देखो तो कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पीसीज में तो फंगस है ही है, साथ ही साथ नया क्या देखने को मिलेगा, फंगस पेनिट्रेट inside cortex cells, right? Fungus penetrate inside cortex cells. फंगस क्या कर रहा है, कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट कर रहा है। Okay, if the fungus is penetrating inside the cortex cells, that means what, ये एक एंडोमाइकोराइजा है ना, इनसाइड कॉर्टेक्स सेल, राइट। तो एक प्रकार का कैसा है, कॉर्टेक्स सेल के अंदर है, तो इसलिए हमने क्या कहा इसे, एंडोमाइकोराइजा, राइट, एंडोमाइकोराइजा। अब ये पेनिट्रेट कैसे किया, पेनिट्रेट कैसे करा है इसने, बाय यूजिंग वेसिकल्स एंड अर्बस्कल्स। अर्बस्कल्स, राइट। वेसिकल्स और अर्बस्कल्स ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं कहां पे, एंडोमाइकोराइजा के अंदर वेसिकल्स और अर्बस्कल्स बनते हैं। और वेसिकल्स और अर्बस्कल बनने के कारण ये फंगस क्या करता है, कॉर्टेक्स सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है ना। वेसिकल्स और अर्बस्कल की मदद से ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट इनसाइड कॉर्टेक्स सेल, जो कि किसके केस में नहीं था, एक्टोमाइकोराइजा में देखो कॉर्टेक्स सेल के अंदर कोई भी फंगस नहीं गया था, तो फंगस कहां पे था, डू नॉट पेनिट्रेट। लेकिन इस केस में फंगस ने क्या किया, वेसिकल्स और अर्बस्कल्स बनाए और कॉर्टेक्स सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया। अगर पेनिट्रेट कर जाता है इसका मतलब ये फंगा क्या है, एक एंडोमाइकोराइजा है। और क्योंकि यहां पे क्या बनाया इसने, वेसिकल्स और अर्बस्कल बनाया है, इस फंजाई को नाम दिया जाता है VAM। VAM का फुल फॉर्म क्या है, इट इज वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, राइट, इट इज वेसिकुलर अर्बस्कुलर। ठीक है, इसे वैम भी कहा जाता है। तो एक्टोमाइकोराइजा को जो बेटा है इसे हर्टिगनेट कहा जाता है, एंडोमाइकोराइजा को वैम कहा जाता है, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फटाफट देख लेते हैं। एग्जाम्पल इफ यू सी, इट इज ऑर्किड्स आपने देखा होगा, ब्यूटीफुल इसके फूल रहते हैं, राइट, फूल रहते हैं ऑर्किड्स के। तो ये एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, ठीक है, ऑर्किड एक एग्जाम्पल है। और इसमें आप अगर देखो बेसिडियोमाइसिटिस रहता है, बेसिडियोमाइसिटिस फंगस। यहां पे बोलेटस जो है इट इज एस्कोमाइसिटिस। बेसिकली दिस इज द
summary of the ecto or endomycorrhiza. ओके, एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा का ये समरी है. एक्टोमाइकोराइजा कहां पे रहेगा? कॉर्टेक्स सेल्स के आउटसाइड, कॉर्टेक्स सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा. जबकि एंडोमाइकोराइजा है ये कहां पे? कॉर्टेक्स सेल्स के आउटसाइड, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसिस में तो रहेगा, मतलब सेल के बीच में स्पेसिस में, साथ ही साथ कॉर्टेक्स सेल के अंदर ये क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा थ्रू बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स नोन एज वेसिकल्स और अर्बेस्कल्स. इसलिए इस माइकोराइजा को, एंडोमाइकोराइजा को VAM कहा जाता है. एग्जाम्पल ये कहाँ पे पाया जाता है बेटा? ये ऑर्किड्स में पाया जाता है. किसमें? ऑर्किड्स में. एक्टोमाइकोराइजा कहाँ पे पाया जाता है? पाइनस में पाया जाता है. तो ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी, लेकिन आई होप कि यहाँ पे आपको कुछ एनाटॉमी का पार्ट समझ में आया होगा कि एनाटॉमी में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, उसके बाद वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल में मतलब फ्लोएम और जाइलम क्या है? वेस्कुलर बंडल होता है. ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है. विल स्टॉप ओवर हियर. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बेटा चैप्टर खत्म हो जाता है. ठीक है, आई विश यू लक विद दिस चैप्टर. अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाता है. ओके, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस.